हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय महायुद्ध प्रथम महायुद्ध से भी अधिक विध्वंसकारी युद्ध था। युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत बड़ी समस्या थी पराजित राष्ट्रों के साथ शांति संधि करना। प्रथम महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, लेकिन राष्ट्र संघ न तो विश्वव्यापी संघ बन पाया था और न ही राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल हो पाया था। राष्ट्र संघ का भी उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय जगत को युद्ध की विभीषिका से बचाना, लेकिन यह राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय जगत को द्वितीय महायुद्ध से नहीं बचा पाया था। द्वितीय महायुद्ध के विध्वंस से अंतर्राष्ट्रीय जगत के राज्यों के द्वारा यह सोचा गया कि अब एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति स्थापित करने का प्रयास करे या अंतर्राष्ट्रीय जगत को युद्ध से बचाने का प्रयास करे। महायुद्ध काल में ही जो बड़े राष्ट्र थे उनके द्वारा एक ऐसी संस्था की स्थापना की दिशा में पहल करना आरंभ कर दिया था जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व को महायुद्ध से अंतर्राष्ट्रीय विश्व को अशांति से बचाने का प्रयास करे। 14 अगस्त 1941 को अमेरिका और ब्रिटेन के शांति के आधार पर कुछ सिद्धांतों को स्वीकार किया गया था, जिसको बाद में यूएनओ के अटलांटिक चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया। जब युद्ध समाप्त होने की स्थिति में था तो उसी दौरान इन बड़े राज्यों के द्वारा यह कोशिश की गई कि हम कोई एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करे। 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें 51 राष्ट्रों के द्वारा भाग लिया गया और इन 51 राष्ट्रों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए और उसी दिन से यूएनओ की नींव डली। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ के चार्टर को 51 राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार किया गया। ये 51 राष्ट्र यूएनओ के प्रारंभिक सदस्य राज्य माने जाते हैं। आज हम यूएनओ के क्या उद्देश्य हैं, हम यूएनओ के क्या साधन हैं, क्या सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। यूएनओ के विधान को चार्टर कहा जाता है, जिसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूएनओ के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है आने वाली संतानों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो लोग हैं उन्हें, क्योंकि बहुत अधिक विध्वंसकारी युद्ध था द्वितीय महायुद्ध, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के बाद यह खत्म हुआ था, तो आने वाली संतान युद्ध विभीषिका से बची रहें, इसके उद्देश्य यह उद्देश्य यूएनओ का था। दूसरा है मूल मानवीय अधिकारों, मानव व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा, योग्यता, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों और छोटे बड़े राष्ट्रों के प्रति समानता के प्रति विश्वास की पुष्टि करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में समानता की भावना को लाना, लैंगिक समानता, छोटे और बड़े राज्यों की जो समानता है उसे स्वीकार करना। थर्ड है ऐसी परिस्थितियां स्थापित करना जिसमें न्याय और संधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोत से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्वों के प्रति आदर की भावना बनी रहे, यानी कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में न्याय की स्थापना हो, दो राज्यों के बीच कोई भी समझौता या जो संधियां की जाती हैं उन संधियों के उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्वीकार करें। व्यापक स्वतंत्रता में जीवन के उच्च स्तरों तथा सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय जगत की सामाजिक प्रगतिशीलता को मान्यता देना भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है यूएनओ के साधन। सहनशीलता का आचरण करना और अच्छे पड़ोसियों के भांति एक दूसरे के साथ शांति से रहना, यानी कि इसके जो सदस्य राज्य हैं वो सहनशीलता का आचरण करेंगे और अच्छे पड़ोसियों की तरह
एक दूसरे के साथ रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए शक्ति को संगठित करना, यानी इसके जो सदस्य राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है स्वीकृत सिद्धांतों और पद्धतियों के संस्थाकरण द्वारा इस बात को सुनिश्चित करना कि सामान्य हितों के लिए सेनाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि इसके सदस्य राज्य सेनाओं का प्रयोग नहीं करेंगे साधन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी तनाव है, कोई भी परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति का समाधान करने के लिए वह व्यवस्थित रूप में कार्य करने का प्रयास करेंगे। सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी का प्रयोग किया जाएगा, यानी सभी लोग अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी का प्रयोग इसके सदस्य राज्यों के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है यूएनओ के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है यह संस्था राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी चाहे कोई निकारागुआ जैसा राज्य हो, अमेरिका जैसा राज्य हो, सभी को समान समझा जाएगा। दूसरा है प्रत्येक सदस्य राज्य इसके प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, यानी इसके जो सदस्य राज्य हैं वो इसके प्रति जो दायित्व है, और क्या दायित्व है उनका कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थापना का प्रयास करेंगे। सभी सदस्य राज्य अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाएंगे। इसके जितने भी सदस्य राज्य हैं, अगर अपने पड़ोसियों से उनका कोई झगड़ा है, किसी भी तरह का तनाव है, तो उसे युद्ध के माध्यम से नहीं, शांति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। कोई भी सदस्य राज्य किसी दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का अतिक्रमण नहीं करेगा, यानी कोई भी राज्य किसी दूसरे की स्वतंत्रता और अखंडता का अतिक्रमण नहीं करेगा। कोई भी राज्य चार्टर के विरुद्ध काम करने वाले को सहायता नहीं देगा, यानी इसके जो सदस्य राज्य हैं वो इस बात पर कार्य करेंगे कि अगर कोई राज्य चार्टर के प्रतिकूल काम करता है तो उसकी वो सहायता नहीं करेंगे। यह संस्था इस बात को देखेगी कि गैर सदस्य राज्य भी कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हो। नेक्स्ट है यूएनओ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि अगर जैसे भारत का कोई आंतरिक मामला है तो उसमें यूएनओ के द्वारा किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यूएनओ का जो मूल सिद्धांत है वह प्रजातंत्र, आत्मनिर्णय, समानता, कानून का शासन, न्याय, शांतिपूर्ण परिवर्तन, इनको मान्यता देना था। नेक्स्ट है यूएनओ की सदस्यता। सदस्यता का प्रश्न किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, क्योंकि इसी पर राज्यों का सहयोग और राज्यों की सहभागिता निर्भर करती है। सदस्यता संबंधी अनुच्छेद चार्टर के 3 से लेकर 6 तक अनुच्छेद में हैं। कुछ लोग इसके प्रारंभिक सदस्य हैं, जैसा आपको बताया कि 51 जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, वो 51 सदस्य इसके प्रारंभिक सदस्य हैं, और बाद में धीरे धीरे इसमें सदस्य राज्य जुड़ते गए। चार्टर के अनुच्छेद 4 में नए सदस्यों के प्रवेश की व्यवस्था की गई है, और इस संबंध में यूएनओ का चार्टर कुछ योग्यताओं को निर्धारित करता है कि अगर किसी राज्य के पास ये योग्यताएं हैं तो वह यूएनओ का सदस्य बन सकता है। ये योग्यताएं इस प्रकार हैं: वह राज्य जो यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है शांति प्रिय हो, चार्टर के द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में विश्वास रखता हो, यूएनओ के निर्णय के अनुसार उन कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ हो और उन कर्तव्यों को पूरा करने की इच्छा हो। यानी यूएनओ से अगर वह जुड़ना चाहता है तो वह शांति प्रिय होना चाहिए, यूएनओ के चार्टर से अपने आप को जुड़ा हुआ वो महसूस करे। सदस्यता तभी किसी सदस्य राज्य को मिलती है जब महासभा अपने 2/3 बहुमत से और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य उस पर अपनी सहमति व्यक्त करें। यानी महासभा अपना 2/3 बहुमत रखे और प्लस सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ये 5 स्थायी सदस्य उस पर अपनी सहमति दें। सदस्यता का निलंबन और निष्कासन। यदि कोई सदस्य गलत है
तो महासभा जिस तरह से नियुक्त किया जाता है, महासभा बहुमत से और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से किसी को भी निलंबित कर सकती है। लेकिन अब तक किसी भी सदस्य का निलंबन और निष्कासन यहाँ से नहीं हुआ है। सदस्यता का प्रत्याहार या सदस्यता को छोड़ना, इस संबंध में चार्टर में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जो चार्टर है यूएनओ का, वो नहीं कहता है कि कोई सदस्य छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। 1965 में इंडोनेशिया के द्वारा इसके सदस्यता को छोड़ा गया था और 1 साल बाद उसने पुनः यह सदस्यता वापस ले ली थी। 1965 में ही पाकिस्तान के द्वारा भी यह धमकी दी गई थी कि वह यूएनओ की सदस्यता को छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। नेक्स्ट है यूएनओ के चार्टर में संशोधन। जैसा हम मानते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है और परिवर्तनशीलता के कारण आवश्यक है कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किए जाएं। जिस तरह से हम हर संविधान में एक प्रक्रिया देखते हैं संविधान में संशोधन की, उसी तरह से इस चार्टर में भी संशोधन की कुछ प्रक्रियाएं स्वीकार की गई हैं। चार्टर के अध्याय 18 अनुच्छेद 108 और 109 में चार्टर में कैसे संशोधन किया जाए इसकी व्यवस्था की गई है। 108 अनुच्छेद का मानना है कि वर्तमान चार्टर में जो भी संशोधन होंगे वे सभी सदस्यों को मान्य होंगे। वे तभी मान्य होंगे जब महासभा का 2/3 बहुमत और सुरक्षा के 5 स्थायी सदस्य इस पर अपनी सहमति दे देते हैं। यानी 5 स्थायी सदस्य अगर कहते हैं कि संशोधन हो जाए और महासभा अगर कहती है तो ही संशोधन हो सकता है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 109 का कहना है, अनुच्छेद 109 में 2 बातें कही गई हैं। पहली है, जब कभी चार्टर के पुनरावलोकन की बात हो तो इसके लिए यूएनओ के सदस्यों का एक सामान्य सम्मेलन बुलाया जा सकता है जिसकी तारीख, समय महासभा के बहुमत और 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से होगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि सम्मेलन में वर्तमान चार्टर का कोई भी परिवर्तन तभी स्वीकार किया जाएगा जब 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद की इस संबंध में सहमति हो। अभी तक चार्टर पर पुनर्विचार के लिए ना तो कोई सम्मेलन बुलाया गया है और ना ही जो हम विश्व की स्थिति देखते हैं 5 स्थायी सदस्यों की सहमति, उसकी कोई संभावना हमें दिखाई देती है। चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है जो जोश को ठंडा कर देती है, क्योंकि महासभा का 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद की 5 स्थायी सदस्यों की सहमति मिलनी इस संबंध में आवश्यक है। लेकिन कुल मिलाकर हम यह मानते हैं कि संशोधन जो हुए हैं उनको हम 2 भागों में प्रमुख रूप से बांट सकते हैं, औपचारिक संशोधन और अनौपचारिक संशोधन। जो औपचारिक संशोधन हुए हैं वो प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। यानी ये संशोधन जो हुए हैं एक तरह से अपने आप ही हो गए। पहला है धाराओं की अकार्यान्विति, कुछ धाराएं आज तक ही क्रियान्वित नहीं हुई इसलिए वो खत्म हो गई। दूसरा है धाराओं की व्याख्या, समय समय पर धाराओं की जो व्याख्या हुई उससे भी संशोधन हो गए। जैसे सुरक्षा परिषद की किसी भी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति वीटो माना जाए या नहीं माना जाए, इस बारे में चार्टर में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धाराओं की व्याख्या के माध्यम से यह मान लिया गया कि अगर सदस्य उपस्थित नहीं होता है तो फिर वीटो नहीं माना जाएगा। इसी तरह से शांति के लिए एकता प्रस्ताव आगे हम पढ़ेंगे महासभा में। महासभा शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से कुछ कदम उठा सकती है, यह भी धाराओं की व्याख्याओं के माध्यम से हुआ। इसके अलावा जो महासचिव की भूमिका है कि वो मध्यस्थ बनकर वार्ताकर्ता के रूप में, आगे हम महासचिव जब पढ़ेंगे तब ये और क्लियर हो पाएगी बात, उसकी भूमिका बहुत अधिक शक्ति संपन्न हो गई है, यह भी धाराओं की व्याख्या के माध्यम से हुआ है। तो ये संशोधन अनौपचारिक हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप हो गए हैं। औपचारिक संशोधन, ये संशोधन बहुत कठिन है लेकिन फिर भी 3 हुए हैं। पहला है 31 अगस्त 1965 में चार्टर की धारा में संशोधन हुए जिसमें सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर 15 की गई। ये भी 5। और दूसरा संशोधन भी इसका पूरक है जो 68 में हुआ। उसके संबंध में यह माना गया कि अगर सामान्य सम्मेलन बुलाया जाता है तो पहले 7 सदस्यों की सहमति आवश्यक थी,
9 सदस्यों की सहमति आवश्यक थी, इसके लिए 7 सदस्यों की सहमति को स्वीकार किया गया। तीसरा संशोधन आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या के संबंध में हुआ और यह सदस्य संख्या 27 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। इस तरह से कुल मिलाकर जो औपचारिक संशोधन है वो बहुत छोटे छोटे हुए हैं। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई सुरक्षा परिषद में, बहुमत की संख्या में थोड़ा परिवर्तन किया गया और आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो सदस्य संख्या है उसमें बढ़ोतरी की गई। धन्यवाद।